रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, झारखंड विधानसभा चुनाव 2 चरण में हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले ही चरण में हो जाएगा सत्ता का खेला। अब आप सोच रहे होंगे कैसे होगा पहले चरण में सत्ता का खेला। तो अगर आप 2019 के विधानसभा चुनाव परिणाम को देखते हैं तो सत्ता की सीढ़ी जो 26 सीटों को लेकर के थी, यानी पिछले मर्तबा 26 सीटों ने खेला किया था और इस बार पहले चरण के ही चुनाव में 26 सीटें हैं जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आरक्षित हैं और इन्हीं सीटों पर खेला होना है। यानी आप अगर देखेंगे तो पूरे तरह से कि जिस तरह से एसटी सीट जो 28 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, उनमें से 26 सीटों पर इंडिया गठबंधन जो अभी की है, जो उस समय यूपीए के रूप में चुनाव मैदान में थी, उसके कब्जे में था। मात्र 2 सीटें जो है वो आई हुई थी भाजपा के खेमे में, भाजपा के पक्ष में। और अगर आप देखेंगे 81 सदस्यीय विधानसभा में जो झारखंड विधानसभा का स्ट्रेंथ है वो 81 सदस्यों का है। 81 में से 37 सीटें आरक्षित हैं, 28 सीटें जो हैं सो वो आरक्षित हैं शेड्यूल ट्राइब्स के लिए और इसके बाद जो सीटें बचती हैं 9 सीटें, वो सीटें आरक्षित हैं शेड्यूल कास्ट के लिए। और इसमें हम आंकड़ा के हिसाब से बताएंगे आपको कि आखिरकार क्या है स्थिति इसकी, क्या है गणित इसका। आप देखेंगे कि पिछले मर्तबा सत्ता का द्वार कोल्हान से खुला था। कोल्हान की 14 विधानसभा सीटों में से एक सीट अगर निर्दलीय को छोड़ दिया जाए, सरजू राय जी का जो जमशेदपुर पूर्वी का सीट था, तो बाकी की 13 सीटों पर इंडिया गठबंधन जो अभी की है उसको जीत मिली थी। जाहिर है 81 में से अगर एक प्रमंडल से 13 सीटें आती है तो सत्ता की सीढ़ी उसी के लिए बनेगी। और इस बार भी जो झकझूमर हो रहा है सभी राजनीतिक दलों में, उसके पीछे है कि कोल्हान को कैसे अपने पाले में किया जाए। और आप देखेंगे कि इसको लेकर के चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए हो, दोनों ही जबरदस्त तरीके से रणनीति बनाई है। एनडीए में अगर आप देखेंगे तो चंपाई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा से भाजपा में शामिल हुए हैं, एक बड़ा चेहरा है। इसके बाद आप देखें कि अगर झारखंड कोल्हान प्रमंडल को देखेंगे आप, तो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोरा, 4 पूर्व मुख्यमंत्री जो भाजपा खेमे में हैं अभी, उनके पत्नी को, पुत्रवधू को, पुत्र को और पत्नी को टिकट मिला हुआ है और एक रणनीति के तहत यह तय किया गया है। और इसी रणनीति का हिस्सा है कि अब लगातार जो आपको देखने को मिल रहा है कि चाहे वो लक्ष्मण टुड्डू हो, वास्को बेसरा हो, गणेश महली हो, कुणाल सारंगी हो, ये लोग जो है सो झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम रहे हैं। कोल्हान पूरी तरह से सभी राजनीतिक दलों के केंद्र में है और कोल्हान से निकलकर ही पहले कहा जाता था कि सत्ता का द्वार संथाल से खुलता है, लेकिन पिछले चुनाव ने उसको पलट दिया और कोल्हान से ही सत्ता का द्वार खुला था और इस बार भी टारगेट कोल्हान का है। हम आपको बताते हैं क्या स्थिति बन रही है। पहले चरण में 26 आरक्षित सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें कोल्हान के 10, दक्षिणी छोटा नागपुर के 11, उत्तरी छोटा नागपुर के 2 और पलामू प्रमंडल की 3 आरक्षित सीटें हैं जहां पर कि चुनाव होना है। कोल्हान में अगर आप देखेंगे तो वो सीटें हैं घाटशिला, पोटका, सरायकेला, चाईबासा, मझगांव, मनोहरपुर, चक्रधरपुर, खरसावां, जगन्नाथपुर और जुगसलाई। जो जुगसलाई एससी के लिए आरक्षित है और अन्य सीटें जो हैं वो 9 सीटें जो है वो एसटी के लिए आरक्षित हैं। उसी तरह से अगर आप दक्षिणी छोटा नागपुर में देखेंगे तो मांडर, सिमडेगा, कोलिबिरा, लोहरदग्गा, तमार, सिसई, गुमला, बिशुनपुर,
खूंटी और तोरपा जो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आरक्षित है, यहाँ पर पहले चरण में 23 जो चुनाव होने हैं वो 13 तारीख को होने, 13 नवंबर को। और एक जो जुगसलाई सीट है वो एससी के लिए आरक्षित है, यहाँ पर भी 13 नवंबर को मतदान होने हैं। अगर आप उत्तरी छोटा नागपुर की बात करते हैं तो वहां पर 2 आरक्षित सीटें हैं, चतरा और सिमरिया, दोनों ही शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित हैं, यहाँ पर 13 को मतदान होने हैं। पलामू प्रमंडल के छतरपुर और लातेहार जो एससी के लिए आरक्षित हैं, और उसके बाद मनिका जो एसटी के लिए आरक्षित है, यहाँ पर चुनाव होना है 13 नवंबर को। यानी कुल 26 सीटों पर 13 नवंबर को चुनाव होने हैं। अब अगर इस आंकड़े को आप देखते हैं तो इसमें आप पाएंगे कि पहले चरण की 26 आरक्षित सीटों में 2019 के विधानसभा चुनाव में 21 इंडिया गठबंधन के पक्ष में था और मात्र 5 सीटें भाजपा के पास थी। जाहिर है कि एक बड़ा आंकड़ा होता है 21 का और 5 बहुत कम होता है उसके सामने में, तो सत्ता की सीढ़ी इन्हीं 26 सीटों से गई थी। इसके बाद अगर आप देखते हैं, अगर गौर करेंगे पूरे चीज़ों को, तो आप पाएंगे कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि साफ तौर पर ताकीद कर रहा है कि कैसे कैसे समीकरण बनते हैं और कैसे कैसे समीकरण बिगड़ते हैं। आप अगर गौर करेंगे कोल्हान की, पहले मैं बात कर लूं कोल्हान प्रमंडल में, तो चाईबासा विधानसभा की जो सीट है वहां पर शेड्यूल ट्राइब्स का पॉपुलेशन जो है, शेड्यूल ट्राइब्स के जो मतदाता हैं वो 64.43% हैं और शेड्यूल कास्ट के 3.57%। इसी तरह से अगर आप जगन्नाथपुर को देखेंगे तो वहां पर एसटी के 63.51% हैं और एससी के 5.22% हैं। सरायकेला में देखेंगे तो वहां पर एसटी के 34% हैं और एससी के 4.53% हैं। मझगांव में अगर आप देखेंगे तो एसटी के 75% मतदाता है, 75%, और एससी के 2%। उसी तरह से चक्रधरपुर में अगर आप देखते हैं तो एसटी के 56.31% हैं और एससी के 5.85% हैं। मनोहरपुर अगर आप जाते हैं तो वहां पर पाएंगे कि एसटी के 73.12% मतदाता हैं और एससी के 3.12। इसी तरह से घाटशिला को देखेंगे तो एससी के माफ कीजिएगा एसटी के 48% और एससी के 5.32% हैं। पोटका में देखेंगे तो एसटी के 53% हैं और एससी के 3.64% हैं। खरसावा में एसटी के 54% मतदाता हैं तो एससी के 3.64% मतदाता हैं। जुगसलाई में एससी के 3.05% मतदाता हैं और एसटी के 3.96% मतदाता हैं। ये तो हो गया कोल्हान प्रमंडल का। अब आप अगर दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में आते हैं तो वहां देखेंगे मांडर में एसटी के 60% मतदाता हैं और एससी के 2% मतदाता हैं। सिमडेगा में एसटी के 65.3% मतदाता हैं और एससी के 7.89% मतदाता हैं। कोलीबिरा में तो एसटी के 76.11% मतदाता हैं और एसटी के 7.12% मतदाता हैं। लोहरदग्गा में देखेंगे तो एसटी के 54.08% मतदाता हैं और एससी के 3.44% मतदाता हैं। तमाड़ में एसटी के 54.24% मतदाता हैं और एससी के 8.79% मतदाता हैं। सिसई में एसटी के 67.74% मतदाता हैं और एससी के 2.59% मतदाता हैं। गुमला में एसटी के 67.2% मतदाता हैं, एससी के 3.57% मतदाता हैं। बिशुनपुर में एसटी के 72.9% मतदाता हैं और एससी के 2.19% मतदाता हैं। मनिका में एसटी के 58.71% मतदाता हैं और एससी के 15.68 यानी 15.68% मतदाता हैं। खूंटी में एसटी के 72.67% मतदाता हैं और एससी के 4.54% मतदाता हैं। तोरपा में एसटी के 68.68% मतदाता हैं और एससी के 5.03% मतदाता हैं। कांके में एसटी के 6.96% मतदाता हैं और एससी के 29.38% मतदाता हैं। अब अगर हम पलामू प्रमंडल की बात करते हैं तो पलामू प्रमंडल में छतरपुर जो एससी के लिए रिजर्व सीट है वहां पर एसटी के 11.96% मतदाता हैं और एससी के 29.07% मतदाता हैं। उसी तरह से लातेहार जो एससी के लिए रिजर्व सीट है
वहां पर एसटी के 33.71% मतदाता हैं और एससी के 26.44% मतदाता हैं। उत्तरी छोटा नागपुर की बात करें, जहां की दोनों सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व हैं, तो चतरा में एसटी के 1.71% मतदाता हैं और एससी के 35.87% मतदाता हैं। सिमरिया में अगर आप देखेंगे तो एसटी के 6.57% मतदाता हैं और एससी के 29.78% मतदाता हैं। ये आंकड़ा है मतदाताओं का जो 2011 के जनगणना के अनुसार था। अगर आप 2019 के एससी सीटों की बात करेंगे तो किसके पाले में कितना गया था, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 2 सीटें गई थी। जो ये पहले चरण में जो चुनाव हो रहे हैं, 26 जो आरक्षित सीटें हैं उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं कि 2019 के चुनाव में 26 आरक्षित सीटों में से जो एससी के लिए आरक्षित सीटें थी, उनमें से झारखंड मुक्ति मोर्चा को 2 सीटें मिली थी। वो सीटें थी लातेहार और जुगसलाई का। राजद को 1 सीट मिला था, चतरा का जो एकमात्र सीट ही राजद का रह गया था, और भाजपा को 3 सीटें मिली थी, सिमरिया, कांके और छतरपुर की। उसी तरह से आप शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो 20 सीटें आरक्षित हैं जो पहले चरण में चुनाव होने हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का हाइक सबसे ज्यादा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 12 सीटों पर जीत दर्ज की थी, 26 जो 20 सीटें रिजर्व हैं उनमें से, जिसमें घाटशिला, पुटका, सरायकेला, चाईबासा, मझगांव, मनोहरपुर, चकरधरपुर, खरसावां, तमार, सिसई, गुमला और बिशुनपुर था। इसमें आप देखेंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को जो सफलता मिली थी वो था घाटशिला, पुटका, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो तमार, माफ कीजिएगा तमार नहीं, सिसई, गुमला, बिशुनपुर, ये सीटें जो है सो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा से ली थी। यानी 5 सीटें जो हैं 12 में से भाजपा के कब्जे में से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लिया था, पहले चरण के जो होने वाले हैं। वहीं अगर आप कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस को जो सीटें मिली थी वो थी जगन्नाथपुर, मांडर, सिमडेगा, कोलीबिरा, लोहरदग्गा और मनिका। इसमें आप देखेंगे तो सिमडेगा और मांडर की सीट जो है वो सीटें, और माफ कीजिएगा सिमडेगा, मांडर और मनिका की सीटें जो है सो कांग्रेस पार्टी ने भाजपा से ली थी। वहीं भाजपा को 2 सीटें मिली थी, खूंटी और तोरपा। तो ये स्थिति है। और जैसा कि मैंने कहा कि सत्ता का द्वार इन्हीं सीटों से खुलना है, क्योंकि 37 आरक्षित सीटों में से 26 सीटों पर पहले चरण में चुनाव होने हैं। और जो पिछले विधानसभा चुनाव का परिणाम बताता है वो ये ताकीद करता है कि 26 सीटों ने ही सारा खेल बिगाड़ा था और इस बार सारा खेल 26 सीटें ही करने जा रहा है। अब इन सीटों पर अगर आप देखेंगे तो सबसे अपर हैंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा है, जिसके पास की 14 सीटें हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास अभी 14 सीटें हैं। यानी एंटी इनकम्बेंसी अगर हावी होता है विधायकों पर, सत्ता पर, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा सबसे ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी के जर्द में आता है। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी है दूसरे नंबर पर। कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें मिली थी, माफ कीजिएगा 6 सीटें मिली थी, और 6 सीटें जो शेड्यूल ट्राइब्स की मिली हुई थी वहां पर एंटी इनकम्बेंसी जोरों पर है। और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि भले ही भूषणवाला को टिकट मिलने जा रहा है, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी कारण से ही कैंडिडेट को चेंज करने की बात हो रही है सिमडेगा में। और ये एंटी इनकम्बेंसी हर विधानसभा क्षेत्र में हावी होता हुआ दिख रहा है। और ये चुनाव परिणाम पर कितना असर डालेगा ये तो 23 नवंबर को ही पता चलेगा, लेकिन स्थिति उस तरह की बन रही है। भाजपा के पास एससी और एसटी सीटों को मिलाकर के 5 सीटें आती हैं, तो 5 में से अगर आप देखेंगे तो खूंटी में लगातार 5-6 टर्म से नीलकंठ सिंह मुंडा विधायक चुने जा रहे हैं। उसके बाद तोरपा में हैं उनके विधायक, साथ ही साथ सिमरिया में कैंडिडेट चेंज किया गया है, कांके में कैंडिडेट चेंज किया गया है, छतरपुर में रिपीट किया गया है। तो भाजपा ने जब देखा कि एंटी इनकम्बेंसी विधायकों पर हावी है तो कांके और सिमरिया की सीट पर उन्होंने कैंडिडेट चेंज किया है।
अब ये चीजें कितने भाजपा के पक्ष में आती हैं ये भी देखना होगा, क्योंकि सिमरिया में मनोज चंद्रा को झारखंड मुक्ति मोर्चा टिकट दे रही है, तो मनोज चंद्रा वहां पर लगातार कई वर्षों से काम कर रहे हैं और उनकी एक अपनी पहचान बनी हुई है झारखंड मुक्ति मोर्चा से इतर। और दूसरा है गठबंधन के तहत वो चुनाव लड़ रहे हैं, जाहिर तौर पर कांग्रेस आरजेडी का भी समर्थन मिलेगा, क्योंकि आरजेडी से भी वहां पर योगेंद्र नाथ बैठा पहले विधायक रह चुके हैं। तो ये एक दृश्य बन रहा है वहां का। दूसरी तरफ जो मैंने कहा कि सत्ता की सीढ़ी या सत्ता का खेला जो होने जा रहा है वो इन्हीं 26 सीटों पर होने जा रहा है कि जिसके पाले में ट्राइबल की सीटें सबसे ज्यादा होंगी, सत्ता का द्वार उसके लिए खुलेगा। यानी कम से कम जो है सो चाहे कोई भी गठबंधन हो, एनडीए हो या INDIA हो, दोनों ही गठबंधन को दहाई का आंकड़ा तो पार करना ही पड़ेगा, तभी वो सत्ता की सीढ़ी पर, जो चलो ट्राइब्स की रिजर्व सीटें हैं उनमें करेंगे, तभी वो सत्ता की सीढ़ी तक पहुंच सकते हैं, अन्यथा उनके लिए जो है सो मुश्किलें खड़ी हो सकती है। बहरहाल अब देखना है कि इस बार क्या मुहिम होता है सत्ता को लेकर के, क्या मुहिम होता है जो रिजर्व सीटें हैं उस पर, क्योंकि इस बीच जिस तरह से महतो वोट पर जयराम महतो ने जो है सो धमक डाली है, और इससे बाद से ही सभी राजनीतिक दलों की, चाहे वो आजसू हो, भाजपा हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो, सभी के जो है सो एक तरह से कहा जाए, क्योंकि जिन सीटों पर टारगेट करके जयराम महतो चल रहे हैं वो सीटें जो हैं सो महतो बहुल सीटें हैं, और उन्हीं जगहों पर झारखंड एनडीए गठबंधन की तरफ से आज देखेंगे तो आजसू पार्टी भी कैंडिडेट दे रहा है, तो जाहिर तौर पर महतो वोटों में टकराव होगी और उसका फायदा कौन उठा ले जाता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।